Okay, hello everyone. Hope you guys are doing well, and let's start with our today's topic. Now, first we'll learn about some terminologies. Okay. Now, first of all, ये जो terminologies है वो बहुत easy है, but बहुत सी बार बच्चे इसमें confuse हो जाते हैं. ठीक है? So we'll first start with element and compound. Okay, now what is an element and what is a compound? तो first of all इनकी short में एक मैं definition लिख रहा हूँ, हम लोग साइड बाय साइड इनको कंपैरिजन करेंगे so that तुम लोगों को भी कुछ ज़्यादा confusion ना हो पाए. ओके, तो first of all elements. ठीक है, elements is a substance, it is a substance which cannot be broken down by using a chemical process. ओके, सो एलिमेंट एक ऐसी चीज रहती है जिसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बाय यूजिंग अ केमिकल प्रोसेस. ठीक है, बट कंपाउंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, कंपाउंड्स जो है वो एलिमेंट से ही बने रहने वाले हैं. ठीक है, तो एलिमेंट एक बेसिक क्वांटिटी है या फिर बेसिक यूनिट है जिसके मदद से हम लोग बनाने वाले कंपाउंड्स. ठीक है, अब कंपाउंड्स की डेफिनेशन कुछ ऐसे रहने वाली है. substances having a definite ratio which can be broken down by using a chemical process. ओके, सो याद रखो एलिमेंट जो है वो एक बेसिक क्वांटिटी है जिसको यूज करके हम लोग कंपाउंड्स बना सकते हैं. ठीक है, अब एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में जितने हैं, काउंट सबको याद होगा 118, उतने ही है. ठीक है, तो 118 के ऊपर एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं रहने वाले. ठीक है, उसी बदले 118 एलिमेंट्स यूज करके मैं लिटरली इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता हूँ. ठीक है, तो 118 एलिमेंट्स है जिनको कंबाइन करके हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं. ओके, तो अब एलिमेंट्स के थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं. नाउ एग्जांपल, अब याद रखो कार्बन एक सिंगल एलिमेंट है. ठीक है, तो कार्बन, नाउ कार्बन कैन बी प्रेजेंट इन ग्राफाइट फॉर्म. ठीक है, और एल्स कार्बन इट कैन बी प्रेजेंट इन डायमंड फॉर्म. ठीक है, ग्राफाइट मतलब तुम लोगों की पेंसिल की लेड. ठीक है, पेंसिल में जो लेड रहती है दैट इज ग्राफाइट. ठीक है, वो भी कार्बन की बनी है. एंड सिमिलरली रिंग्स में जो हम लोग डायमंड्स यूज करते हैं या फिर ज्वेलरीज में हम लोग जो डायमंड्स यूज करते हैं वो भी किसके बने हैं, तो वो भी कार्बन के ही बने हैं. ठीक है, अब अगेन एट द एंड ऑफ द डे दैट ग्राफाइट मतलब तुम लोगों की पेंसिल की लेड या फिर दैट डायमंड, ठीक है, बोथ आर मेड अप ऑफ सेम थिंग विच इज कार्बन. ठीक है, एंड उनमें सिर्फ कार्बन प्रेजेंट रहने की वजह से इट कम्स अंडर एलिमेंटल कैटेगरी. ओके, अगेन कार्बन के बाद इफ आई एम राइटिंग ऑक्सीजन. ठीक है, तो ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, बट याद रखो ऑक्सीजन कभी सिंगल एटम प्रेजेंट रहता है क्या, नहीं. तो O2, ठीक है, तो O2 इज एन एलिमेंट, एक सिंगल एटम है. ठीक है, याद रखो एक सिंगल एटम है जो 2 बार रिपीट हो रहा है. ठीक है, बट एट द एंड ये सेम एटम है, तो सेम एटम अगर होगा तो वो एलिमेंट ही है. ठीक है, सिमिलरली N2. ठीक है, N2 इज नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड टू नाइट्रोजन. अगेन दो एटम्स है बट वो सेम एटम्स के बने. ठीक है, 2 नाइट्रोजन के एटम्स है, हेंस इट विल कम अंडर एलिमेंटल कैटेगरी. ठीक है, लाइकवाइज यू कैन राइट P4 फॉस्फोरस. फॉस्फोरस स्ट्रक्चर में बना देता हूँ चाहिए तो इस चैप्टर में इसका यूज तो नहीं है, बट याद रखने के लिए फॉस्फोरस ऐसे कुछ दिखता है P4 जिसमें 4 फॉस्फोरस के एटम्स है. कितने फॉस्फोरस के एटम्स है, तो 4 फॉस्फोरस के एटम्स है. एंड ये चारों के चारों फॉस्फोरस के एटम्स सेम मॉलिक्यूल्स एटम्स रहने की वजह से ये एक एलिमेंट बोला जाएगा. ठीक है,
लाइकवाइज अगर तुम लोगों को एसिड भी दे दिया, सल्फर, ठीक है, ये भी तुम लोगों ने देखा होगा, सल्फर क्राउन शेप में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये मॉलिक्यूल बना दे रहा हूँ। ओके, तो दिस इज सल्फर, ठीक है। अगेन इवन सल्फर, यहाँ पे 8 सल्फर के एटम्स है, ठीक है, एक्सेप्टेड दैट देयर आर 8 सल्फर एटम्स, बट ये सारे के सारे आइडेंटिकल एटम्स हैं, एक ही एटम है, तो ये एक एलिमेंट बोला जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये जो एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, इन सब का यूज करके, मतलब इनको अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स को मैं कंबाइन करूंगा, तब जो मुझे क्वांटिटी या फिर जो सब्सटेंस मिलेगा उसे मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो कंपाउंड, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे अगर नोटिस करोगे कार्बन और ऑक्सीजन है, अब ये 2 डिफरेंट एलिमेंट्स है, एंड जब 2 डिफरेंट एलिमेंट्स को मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे जो मिलेगी वो चीज़ रहेगी कंपाउंड, ठीक है। तो एग्जाम्पल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सिमिलरली P4O10 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है। तो P4O10 में यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एक फॉस्फोरस है जो एलिमेंट है, एंड ये एक ऑक्सीजन है वो भी एक एलिमेंट है। 2 डिफरेंट एलिमेंट्स जब मैं कंबाइन करूंगा, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स जब मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे जो सब्सटेंस मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड। ओके, अगेन अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करूंगा N2O, तो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होने की वजह से आई विल से इट इज अ कंपाउंड। लाइकवाइज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर, जब हम लोग कंबाइन करेंगे देन इट विल फॉर्म वाटर, एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज करके बनाया गया है, इसलिए इट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड। ओके, नाउ वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, कंपाउंड्स हैव different chemical properties compared to the elements using which it is formed. Okay. ओके, सो ये जो एक प्रॉपर्टी लिखी है मैंने कंपाउंड्स की, उसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड्स जो बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ उसके खुद के एलिमेंट से बहुत डिफरेंट रहने वाले, ठीक है। वो डिफरेंट कैसे रहती है वो एक बार देख लेते हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। ओके, अब अगर हम लोग इन सब की प्रॉपर्टीज देखने जाएंगे, इन सब की अगर मैं प्रॉपर्टीज देखने जाऊंगा, ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म एंड हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टिबल। हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टिबल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबस्टिबल? सो इट बर्न्स, ठीक है, वो जल सकता है। अब वो जल सकता है, उसका एक एग्जाम्पल तुम लोगों को याद दिला देता हूँ, तुम लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा, अगर तुम लोगों ने डिस्कवरी चैनल कभी देखा होगा तो डिस्कवरी पे एक एडवर्टाइजमेंट आती है जिसमें देयर इज अ बलून, ठीक है, उसमें एक बलून रहता है, ठीक है, एंड दैट बलून इज बर्न्ड, ठीक है, उसके नज़दीक एक जलती हुई स्टिक लेके जाते हैं, एंड देन जैसे ये स्टिक उस बलून के कांटेक्ट में आती है, सो दैट बलून बर्स्ट इन फ्लेम्स, मतलब इट एक्सप्लोड्स, इट लिटरली एक्सप्लोड्स, एंड एक्सप्लोजन में बहुत ज़्यादा हीट बाहर आते हुए दिखती है। एंड यूजुअली ये जो कमर्शियल है, एडवर्टीजमेंट है, वो स्लो मोशन में दिखाई जाती है। एक स्लो मोशन का एग्जाम्पल उन्होंने दिखाया रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट द गैस प्रेजेंट इन दिस बलून, ठीक है, ये नॉर्मल एयर नहीं थी, ठीक है, ये जो गैस प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है। अगर तुम लोगों ने नॉर्मल कभी बलून फुगाया होगा एंड नोटिस किया होगा तो वो बलून कभी जल नहीं सकता, ठीक है, बट वेयर एज दिस गैस इट एक्सप्लोडेड, इट लिटरली एक्सप्लोडेड। व्हाई? बिकॉज द गैस प्रेजेंट इन दैट बलून इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगेन ओके, अगेन ऑक्सीजन के बारे में तो तुम लोगों ने पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे दैट ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबशन, ठीक है। सो
अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो जल सकती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज़ कंबस्टिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबशन, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो खुद जल सकता है, ऑक्सीजन जो है उसके बिना कोई चीज़ जल ही नहीं सकती। एंड इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो मुझे कंपाउंड मिल रहा है, दैट मीन्स वाटर। सो इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखा उसमें एक तो मैंने दो एलिमेंट यूज किए थे, एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन जो है वो खुद जल सकता है, ऑक्सीजन जो है वो जलने में हेल्प करता है, बट वाटर जो है उनके कॉम्बिनेशन के थ्रू जो बनता है वो जो है वो फायर को बुझा सकता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, सो it concludes that compounds have totally different properties. Compounds have totally different properties compared to the element by which they are formed. Okay, okay. So यहाँ पे हम लोगों ने हमारा एलिमेंट और कंपाउंड्स का टॉपिक डिस्कस कर लिया है। एक बार वापस रिविजिट कर लेते हैं उन दोनों को। तो एलिमेंट्स कितने रह सकते हैं स्टूडेंट्स? तो 118 रह सकते हैं। अब एलिमेंट्स जो है वो मल्टी एटॉमिक भी रह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल P4 एसिड, यहाँ पे 4 फॉस्फोरस है, यहाँ पे 8 सल्फर है। तो दे माइट बी मल्टी एटॉमिक, बट कंडीशन क्या है? दैट एक ही एटम, सेम एटम रहना चाहिए, चारों के चारों फॉस्फोरस, 8 के 8 सल्फर। अगर वो सेम रहेंगे देन दैट इज एलिमेंट, ठीक है। ओके, अब एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हैं। एंड कंपाउंड्स में कंडीशन क्या थी? कंपाउंड शुड बी मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे एग्जाम्पल्स है, ये जो मैंने सारे के सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, अगर नोटिस करोगे यहाँ पे 2 डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। इवन यहाँ पे 2 डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। ओके, अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स तो हो गए। अब आते हैं हम लोग एक दूसरी कैटेगरीज के ऊपर, सेकेंड कैटेगरी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एटम्स फर्स्ट, ठीक है। तो एटम्स ऐसे नाम कैसे मिला, ठीक है। तो एटम्स को अपना नाम मिला है फ्रॉम द वर्ड अटोमियो, ठीक है। इट इज एन ग्रीक वर्ड एंड इसका मीनिंग रहता है इनडिविजिबल। इसका मीनिंग क्या रहने वाला है? इनडिविजिबल। सो अगेन, जैसे हम लोगों ने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में देखा था, एलिमेंट्स वाज द बेसिक यूनिट और बेसिक क्वांटिटी। सिमिलरली एटम्स इज द बेसिक यूनिट, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स वी विल गेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर मैं एटम्स को कंबाइन करूंगा देन वी विल गेट मॉलिक्यूल्स। याद रखो, ये कैटेगरी और वो 2 कैटेगरीज, ठीक है, टोटली डिफरेंट है। तो इनका और उनका रिलेशन तुम लोगों को कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत तो है नहीं। अभी पढ़ते पढ़ते तुम लोगों को समझ में आ जाएगा इंडिविजुअल कैटेगरीज खुद को क्या बोलती है, फिर कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो एटम्स को वर्ड कैसे मिला खुद का? तो बाय यूजिंग वर्ड अटोमियो विच मीन्स इनडिविजिबल, ठीक है। तो एक सिंपल एटम से स्टार्ट करते हैं। एटम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अब हाइड्रोजन एटम जो है उसमें अगर तुम लोगों को याद होगा तो हाइड्रोजन में सिर्फ रहता है एक प्रोटॉन, सिर्फ एक प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है एंड उसी के साथ आउटर मोस्ट में प्रेजेंट रहता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे ये एक सिंगल एंटिटी है, जिसको हम लोग इजीली डिवाइड नहीं कर सकते। पहले से माना जाता था दैट दीज आर इनडिविजिबल, तो हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कभी सेपरेट नहीं हो पाएंगे, ऐसे पहले माना जाता था, ठीक है। सो हेंस दिस इज कॉल्ड एज एन एटम। ओके, अब अगेन जैसे मैंने एलिमेंट्स में बोला था, एक से ज्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन होंगे, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स, देन वी विल गेट कंपाउंड्स, ठीक है। सिमिलरली एक से ज्यादा एटम्स जब कंबाइन होंगे, देन दे विल फॉर्म मॉलिक्यूल्स। नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ देखा था हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे हम लोग देखने वाले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विच इज H2।
ओके अब H2 कैसे फॉर्म होगा, तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा प्रोटॉन, ठीक है, दिस इज माई प्रोटॉन एंड दिस इज माई शेल एंड इन दैट शेल वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ठीक है. लाइकवाइज दिस इज अनदर प्रोटॉन and this is my shell and in that shell another electron is present. Okay, ये तुम लोगों ने स्कूल लेवल पे भी बहुत बार पढ़ा होगा that when electrons are shared. याद रखो यहाँ पे अगर तुम लोग नोटिस करोगे ये एक हाइड्रोजन आइटम था, ये दूसरा हाइड्रोजन आइटम था. अब ये दोनों हाइड्रोजन आइटम्स कर रहे ओवरलैप. क्या कर रहे हैं ये दोनों हाइड्रोजन आइटम्स? ओवरलैप. एंड अगर तुम लोग नोटिस करोगे अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कंटिन्यूअसली यहाँ तक, ये अभी इस पूरे एरिया में घूम सकता है, ठीक है, ये पूरे एरिया में फ्रीली घूम पाएगा. ये इलेक्ट्रॉन जो इस हाइड्रोजन आइटम का था वो इस पूरे एरिया में घूम पाएगा. सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन जो इस हाइड्रोजन आइटम का था ये इस पूरे एरिया के मॉलिक्यूल में घूम पाएगा, ठीक है. नाउ सो बाय कंबाइनिंग दीज टू एटम्स, बाय कंबाइनिंग दीज एटम्स वी हैव फॉर्म्ड वन मॉलिक्यूल. ओके, सो अब याद रखो, अगेन लेट मी रिमाइंड यू, अगर सिंगल एटम है, अगर सिंगल प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का क्लस्टर है देन इट इज कॉल्ड एज एन एटम. जब एक से ज्यादा एटम्स कंबाइन होंगे देन इट विल फॉर्म अ मॉलिक्यूल. ओके, सो वापस एक बार यहाँ पे आते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे मैं थोड़े बहुत एक्स्ट्रा के एग्जाम्पल्स ऐड कर देता हूँ. ओके, नाउ इफ यूल नोटिस यहाँ पे मैंने थोड़े से एग्जाम्पल्स ऐड कर दिए. अब ग्राफाइट में याद रखो सिर्फ एक ही कार्बन आइटम प्रेजेंट नहीं रहता. जब तुम लोगों की पेंसिल की लेड तुम लोग लोगे तो उसमें सिर्फ एक ही कार्बन आइटम प्रेजेंट रहने वाला है क्या? तो नो, इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, ठीक है. सो अगर एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है, एक से ज्यादा अगर एटम्स प्रेजेंट है देन दैट इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल. ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर तुम लोग नोटिस करोगे डायमंड, एक रिंग जो है वो एक कार्बन आइटम की बनी नहीं रह सकती. इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ कार्बन आइटम, हेंस इवन दिस इज एन मॉलिक्यूल. अब यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तुम लोग क्लियरली ले सकते हो, यहाँ पे दो ऑक्सीजन के एटम्स है, एक एटम सेकेंड एटम. तो अगर दो एटम्स प्रेजेंट रहेंगे देन इट इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल. यहाँ पे दो नाइट्रोजन के एटम्स प्रेजेंट है, सो दो एटम्स प्रेजेंट रहने की वजह से इट इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल. यहाँ पे भी ये दिस इज अ मॉलिक्यूल एंड 8 सल्फर एटम्स, हेंस इट इज अ मॉलिक्यूल. अब यहाँ पे अगर नोटिस करोगे यूरेनियम सिर्फ सिंगल एटम मैंने एक ले लिया है. अगर मैं एक सिंगल एटम कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ यूरेनियम लिखा है मैंने, तो अगर एक सिंगल एटम में अगर कंसिडर कर रहा हूँ तो इट इज एन एलिमेंट, बट एलिमेंट इन एटॉमिक फॉर्म, ठीक है. अगेन यहाँ पे देखो ऊपर मैंने लिखा था एसेट है तो n नंबर ऑफ मतलब 8 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, तो एक से ज्यादा एटम्स, इसलिए ये मॉलिक्यूल था. बट अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंगल सल्फर लिखा है, हेंस इट इज अ एटम, ठीक है. अगेन क्लोरीन के केस में क्लोरीन अभी सिंगल, दो क्लोरीन एटम्स है, इसलिए ये एलिमेंट है. दो क्लोरीन एटम रहने की वजह से इट इज एन एलिमेंट, बट क्लोरीन दो है, मतलब दो क्लोरीन के एटम्स है, हेंस इट इज अ मॉलिक्यूल. अब एक सिंगल एटम प्रेजेंट है इसलिए एटम, इवन ब्रोमीन इज एन एटम एंड इवन इंडियम इज एन एटम. ओके, कमिंग टुवर्ड्स आवर कंपाउंड्स, ठीक है. तो कंपाउंड्स के केस में याद रखो, एक सिंपल तुम लोगों को टेक्निक चाहिए तो दे देता हूँ, दैट कंपाउंड्स आर ऑलवेज मॉलिक्यूल्स, ठीक है. कंपाउंड्स जो रहने वाले वो मॉलिक्यूल्स रहने ही वाले, ठीक है. वेयर एज एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स कैन बी एटम्स और माइट बी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बट कंपाउंड्स जो है वो हमेशा मॉलिक्यूल्स रहने वाले हैं. अब यहाँ पे नोटिस करोगे तो एक कार्बन एटम है और दो ऑक्सीजन है, तो एक कार्बन और दो ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल, 4 फॉस्फोरस और 10 ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल, ठीक है. तो याद रखो
एटम्स, एटम्स को अपना नाम कहाँ से मिला, तो बाय यूजिंग वर्ड एटोमियो, ठीक है। एंड एटम्स जो है, एटोमियो का मीनिंग क्या है, तो इनडिविजिबल। एंड एटम्स जो है वो जब कंबाइन होंगे, एक से ज़्यादा जब एटम्स कंबाइन होंगे, देन दे विल फॉर्म व्हाट, so they will form molecules. Okay, so I hope you got my point. Now you can copy this. Okay, so let's continue our chapter and let's start with Dalton's atomic theory. Okay, so let me tell you an introduction for Dalton. तो first of all, डाल्टन जो था वो एक इंग्लिश टीचर था एंड ही गेव हिज ओन एटॉमिक थियरी, ठीक है। तो डाल्टन ने ये विजुअलाइज किया एंड डाल्टन के पहले एक डेमोक्रिटस नाम का एक फिलोसोफर था, ठीक है। एंड डेमोक्रिटस ने हम लोगों को वर्ड दिया था एटोमियो, ठीक है। तो एटोमियो जो ये वर्ड है वो देने का काम हम लोगों के लिए किया था डेमोक्रिटस ने। एंड डेमोक्रिटस के बाद उसी के कंसेप्ट को आगे बढ़ाने का काम किया था डाल्टन ने। तो डाल्टन ने अपनी खुद की एक थियरी दी एंड लेट्स बिगिन विद द पॉइंट्स ऑफ दिस थियरी। तो first he told us that atoms are the smallest indivisible and indestructible part of a substance. ओके तो किसी एक चीज़ का एकदम छोटा पार्ट, एकदम सबसे छोटा पार्ट, फॉर एग्जांपल अगर तुम लोगों की खुद की पेंसिल के लेड लोगे तुम लोग, ठीक है। सो ये एक पेंसिल है एंड इसमें एक छोटी सी जो लेड प्रेजेंट रहती है। अब तुम लोग उस पेंसिल के लेड को एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो तुम लोग एक ऐसे पॉइंट पे आ जाओगे जहाँ पे उसके आगे उसको तुम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर पाओगे, ठीक है। एकदम छोटे फाइनाइट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर तुम लोग उसको लेके गए, ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसे जरूर आएगा जहाँ पे इसके आगे इसका डिवीजन इम्पॉसिबल होने वाला है, ठीक है। एंड दैट स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। अभी याद रखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थियरी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थियरी एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल एंड उस छोटे से पार्टिकल को उसने बोला एटम है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इन डाल्टन्स एटॉमिक थियरी इज atoms of same element have same size, mass and properties. ओके, तो अभी इस चीज का मीनिंग क्या है? तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, तो एक सिंपल अगेन एग्जांपल ले लेते हैं हम लोगों के कार्बन का ही। अब कार्बन का अगर मैं एग्जांपल लूंगा तो कार्बन में हमेशा 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहने ही वाले, मतलब एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहने वाला है। एंड न्यूक्लियस के अराउंड कॉन्स्टेंटली 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते ही रहने वाले, ठीक है। अब ये एक मैंने कार्बन का एटम बना लिया। अब दूसरा किसी और पेंसिल से मैं एक कार्बन का एटम ले लूंगा, ठीक है। तो बीइंग सेम एटम्स ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, दे विल हैव सेम साइज, मतलब उसी दूसरे एटम की भी साइज इतनी रहने वाली है, सेम मास, उसका भी मास सेम रहने वाला है, एंड प्रॉपर्टीज, मतलब उसका भी कलर सेम, कलर बोलो, केमिकल प्रॉपर्टीज बोलो या फिर और कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल दो, ठीक है। तो ऑल देयर प्रॉपर्टीज विल रिमेन कांस्टेंट और देयर प्रॉपर्टीज विल बी सेम, ठीक है। ओके, नाउ point number 3, atoms combine in different proportion or in different ratio to form molecules. ओके, सो एटम्स जो है वो कंबाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन व्हाट दे विल फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ लेट मी कंटिन्यू दिस पॉइंट। एटम्स
of different elements forms compounds. ओके, अब याद रखो अगर एटम सेम एलिमेंट का रहेगा तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा जिसे हम लोग एलिमेंट ही बोलने वाले हैं. बट अगर एटम डिफरेंट एलिमेंट्स का होगा, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, एक सल्फर, एक कार्बन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, कुछ भी, ठीक है, तो अगर डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व है देन वी विल कॉल इट एज अ कंपाउंड. ओके, नाउ लेट मी टेक सम एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स. ठीक है, एंड रिमेंबर दिस, दे कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज. ओके, सो एग्जांपल, Fe2O3, CO2, CO, SO2, P2O5, SiO2, etc. etc. ठीक है. Now in all these examples, ठीक है, in all these examples, first of all there are more than one element. ठीक है, there are more than one elements and there are more than one atoms. यहाँ पे दो एटम आयन के हैं तो तीन एटम्स ऑक्सीजन के हैं. ठीक है, जहाँ पे एक एटम कार्बन का है तो दो एटम ऑक्सीजन के हैं. ठीक है, लाइकवाइज हर एक में एक से ज़्यादा एटम्स रहने की वजह से ऑल दीज आर मॉलिक्यूल्स. ना यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट रहने की वजह से दिस इज अ कंपाउंड, इवन दिस इज अ कंपाउंड, 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 कंपाउंड. ठीक है, अब कुछ अलग एग्जांपल्स लेके देखते हैं. नाउ if I am writing P4, ठीक है, if I am writing Cl2, Br2, I2, S8. okay, now here if you will notice all of these examples contains more than one atom. ठीक है, इसमें 4 एटम्स है, इसमें 2 एटम्स है, 2 एटम्स और 8 एटम्स. ठीक है, तो हर एक में डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है और एक से ज्यादा एटम्स रहने की वजह से ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट सिंस दे कंटेन सेम एटम, इनमें डिफरेंट एटम्स नहीं रहने की वजह से ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स. ओके, आई होप तुम लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या रहते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं. ठीक है, ओके. Now let's start with a new topic. Atomic structure. हम लोग एक बेसिक आइडिया लेने वाले हैं कि एटम एक्चुअली दिखता कैसे है या फिर रहता कैसे है. ओके, सो ओके, नाउ दिस इज माई एटम. ठीक है, एंड इसके बराबर सेंटर में अगर हम लोग देखेंगे तो इसके बराबर सेंटर में रहता है न्यूक्लियस. इसके सेंटर में क्या रहने वाला है, न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करने का काम करता है इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो यहाँ पे है मेरा इलेक्ट्रॉन और ये जो सेंटर में है वो है मेरा न्यूक्लियस. ना न्यूक्लियस जो है उसके अंदर रहते हैं न्यूक्लियाइड्स. उसके अंदर क्या रहने वाले हैं, न्यूक्लियाइड्स. एंड न्यूक्लियाइड्स मतलब और कुछ नहीं, तो एक तो रहता है प्रोटॉन और दूसरा रहता है न्यूट्रॉन. ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं. उसी के बदले ऑर्बिट में रिवॉल्व करने का काम सिर्फ और सिर्फ रहता है इलेक्ट्रॉन का. ओके, ना न्यूक्लियस की साइज एकदम छोटी रहती है. ठीक है, तो इट हैज वेरी स्मॉल साइज बट उसका मास बहुत ज्यादा रहता है. ठीक है, सो ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज concentrated inside a nucleus. ठीक है, सो पूरा का पूरा जो मास रहने वाला है, पूरा का पूरा जो मास रहने वाला है एक एटम का, वो किसके अंदर रहने वाला है, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला है. ठीक है ना,
इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन is almost 2000 times lighter than न्यूक्लियस। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 2000 टाइम्स न्यूक्लियस से हल्का रहने वाला है। ठीक है, सो इसको विजुअलाइज करने के लिए तुम लोग एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हो। अगर न्यूक्लियस का मास 2000 ग्राम्स होगा, अगर न्यूक्लियस का मास 2000 ग्राम्स है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास रहने वाला है, इलेक्ट्रॉन का जो मास रहने वाला है वो होगा 1 ग्राम। ठीक है, तो 2000 ग्राम किधर और 1 ग्राम किधर। ठीक है, तो न्यूक्लियस के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा हम लोग नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। तो सारा का सारा जो मास रहता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहने वाला है, राइट? इट इज डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियस। ओके, नाउ let's continue. Now let's talk about their radius. So radius of nucleus is in the range of 10⁻⁻15 meters। ओके, तो न्यूक्लियस की साइज एकदम छोटी रहती है एंड इट इज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻15 meters। उसी बदले रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट is 10⁻⁻10 meters। ओके, सो न्यूक्लियस के कंपैरिजन में एटम की या फिर पूरे ऑर्बिट की जो रेडियस रहती है वो बहुत बड़ी रहती है। अब वो बहुत बड़ी रहती है, वो हम लोग, अगर तुम लोग ये नंबर्स देखोगे तो आई गेस तुम लोगों को विजुअलाइज नहीं हो पाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एक रेशियो लेके देखते हैं। ठीक है, इन दोनों का एक रेशियो लेके देखते हैं। तो याद रखो, एटम की रेडियस न्यूक्लियस की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ी रहती है। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो एक मैंने छोटा सा डॉट बनाया है एंड उसके कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा एटम ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अगेन दिस इज नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर एक्चुअल में ये बनाने जाऊंगा तो ये एटम इस रूम से भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ बिगर इट इज। नाउ रेशियो ऑफ ऑर्बिटल रेडियस एंड न्यूक्लियस रेडियस। ओके, अगर हम लोग इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ऑर्बिट की जो रेडियस रहती है इट इज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻10 मीटर एंड न्यूक्लियस की जो रेडियस रहती है इट इज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻15 मीटर्स। ओके, अब एक छोटी सी चीज याद रखना, कभी भी फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी तुम लोग न्यूमेरिकल अगर सॉल्व कर रहे हो तो इट इज बेटर टू राइट डाउन देयर यूनिट्स। ठीक है, सो दैट तुम लोगों को एक फाइनल यूनिट क्या आता है वो आइडिया रहेगी हमेशा। ठीक है, एंड तुम लोग यूनिट्स में गड़बड़ा नहीं जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पे देखोगे वी आर टेकिंग अ रेशियो। ठीक है, एंड रेशियो इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो वो हमेशा ऑलमोस्ट हमेशा वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी रहने वाली है। तो अगर यहाँ पे इन दोनों को मैं कैंसिल आउट करूंगा तो यूनिट कैंसिल आउट हो गए, तो दिस रेशियो इज एन यूनिटलेस क्वांटिटी। एंड अगर मैं ये सॉल्व करने जाऊंगा तो 10⁻15 ऊपर चला जाएगा एंड वी विल गेट 10⁻⁻10 into 10⁻⁻15 and which will come around 10⁵. Okay, so it concludes what? It concludes that orbit is 10⁻⁵ is nothing but 1 lakh times larger than nucleus. Okay, so what is the meaning of this? So अब अगर अगेन 10 लाख टाइम्स मोर लार्जर मतलब उसका मीनिंग क्या होता है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। अगर किसी दिन मतलब अगर इमेजिन कर रहे हैं हम लोग ये जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस मैंने कर ली 1 सेंटीमीटर। अगर न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो मैंने कर ली 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की रेडियस मतलब इट विल बी अराउंड दिस मच।
ठीक है। तो इतना एक न्यूक्लियस अगर मैंने किसी दिन बना लिया, एक्सपांड कर लिया हम लोगों ने न्यूक्लियस को, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा मतलब ये जो बीच में रेडियस रहने वाली है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इट विल बी 1 किलोमीटर। इट विल बी हाउ मच? तो इट विल बी 1 किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोग तुम्हारे घर पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हारे घर के अंदर न्यूक्लियस है, तो तुम्हारे घर के आजू बाजू में 1 किलोमीटर के रेडियस में हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, ठीक है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस? इट कंक्लूड्स दैट एटम इज ऑलमोस्ट एम्प्टी एंटिटी, ठीक है। ये पूरी तरह से एम्प्टी रहता है, इसके अंदर ज्यादा कुछ रहता नहीं है, एंड बहुत सारी चीज जो है या फिर बहुत सारी स्पेस जो है वो खाली है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस एंड you can write it down now. Okay, now let's continue with our next topic. Atomic and molecular mass. Atomic and molecular mass. Okay, now first of all हम लोगों को ये सारी चीज़ें मेजर करनी है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मेजर करने से पहले मैं तुम लोगों को एक सिंपल बैकग्राउंड दे देता हूँ कि एक्चुअल में एक एटम का मास कितना रहता है या फिर एक्चुअल में एक न्यूक्लियस का मास कितना रहता है, ठीक है। ओके, सो याद रखो, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कंक्लूड किया है दैट एटम में न्यूक्लियस ही एक चीज़ रहती है जो सबसे ज़्यादा हेवी रहती है, ठीक है। एंड न्यूक्लियस में एक रहता है प्रोटॉन और दूसरा रहता है न्यूट्रॉन, एंड दोनों का मास अप्रॉक्सीमेटली सेम रहने वाला है, ठीक है। तो अभी एक न्यूक्लियस का मास कितना रहता है वो मैं लिख रहा हूं। सो मास ऑफ न्यूक्लियस और एल्स मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। याद रखो, एक सिंगल प्रोटॉन का मतलब हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि न्यूक्लियस में सिर्फ एक सिंगल प्रोटॉन है, तो उस टाइम पे उसका मास कितना हो सकता है। ओके, तो अभी ये अगर क्वांटिटी में लिखने जाऊंगा तो इट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। ओके, सो जैसे हम लोगों ने पहले देखा था, अगेन 10⁻⁻27 वैल्यू है, मतलब 10⁻⁻ में कुछ वैल्यू आ गई है। अब जैसे हम लोगों ने रेडियस के टाइम देखा था, ये माइनस वाले जो नंबर्स रहते हैं वो विजुअलाइज करने के लिए कभी कभार डिफिकल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगेन इसे एलैबोरेट करने के लिए हम लोग इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं कि ये कितनी बड़ी क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है। 1 किलोग्राम का ये कितना पार्ट है। ओके, सो अगर मैं इसको एलैबोरेट करने गया तो आई कैन राइट इट लाइक दिस 1.67 डिवाइडेड बाई 10⁻27, राइट। अब इससे अगर हम लोग एक्चुअल में एक्सपांड करने गए तो 1 के ऊपर यहाँ पे कितने जीरोस आने वाले हैं? 27। तो 1.67 डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Okay, so this value is nothing but 1.67 divided by this huge quantity or this huge number. Okay, and if I really going to solve this, and when I'll solve it, we'll get this quantity 0. Okay, now as you can see, this quantity is approximately equals to 0. अगर हम लोगों को ये डे टू लाइफ में अगर ये क्वांटिटी दी गई तो what we will do, we'll assume that it is approximately 0, ठीक है। एंड एक्चुअल में हम लोगों को इसको 0 अज्यूम करना है क्या? नहीं, हम लोगों को इसे एक्चुअली कैलकुलेट करना है। तो इतनी छोटी अमाउंट, एक तो कॉमन सेंस हो गया कि तुम लोग ये हमारे डे टू डे लाइफ की वेइंग मशीन पे तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेकेंडली, ये जो क्वांटिटी है या फिर ये जो स्टार्टिंग मैंने मास लिखा है, ये अगर हम लोग हमेशा कैलकुलेशंस में यूज करते जाएंगे, अगर ये हम लोग हमेशा कैलकुलेशंस में यूज करेंगे तो इट विल बिकम क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। तो याद रखो, हम लोगों ने इस क्वांटिटी को अज्यूम कर लिया है 1 यूनिट, ठीक है। एक्चुअली दिस U डज नॉट स्टैंड फॉर 1 यूनिट, इट स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास, ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। पहले इसे हम लोग बोलते थे, पहले हम लोग इसको बोलते थे 1
AMU। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। पहले हम लोग इसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते थे, बट अभी हम लोग इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअल में मास ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट 1.67 into 10⁻⁻27 kg, which is approximately equals to this small number. It is really small and we can assume it as approximately equals to 0, ठीक है। So to make our life simpler, to make our calculations simpler, क्योंकि हम लोग इतना डिफिकल्ट नंबर लेके तो हमेशा कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे, so we have assumed that it is equals to 1 unified mass. Okay, now next question is what? So how we can calculate this, ठीक है। ये इतना छोटा नंबर अगर हम लोग को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? तो बेसिक प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन के, ठीक है। मेजरमेंट्स के एक बेसिक प्रिंसिपल के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट अगर हम लोगों को कभी भी कोई भी एक क्वांटिटी मेजर करनी होगी, ठीक है, इफ यू वांट टू मेजर एनीथिंग देन यू शुड रिक्वायर अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। यू मस्ट रिक्वायर अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ट्रेडिशनल वेइंग मशीन है, ओके, एंड मुझे यहाँ पे कोई भी एक चीज़ वे करनी है, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी शुगर, सॉल्ट और एनीथिंग, ठीक है। तो अगर मुझे 1 kg शुगर चाहिए, ठीक है, तो इसे वे करने के लिए मैं क्या करूँगा? सो आई विल यूज़ अ स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम वेट, ठीक है। तो याद रखो, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हम लोगों को हमेशा एक स्टैंडर्ड यूनिट लगने ही वाला है, ठीक है। हमेशा हम लोगों को एक स्टैंडर्ड यूनिट लगने ही वाला है, ठीक है। तो एटॉमिक मास मेजर करने के लिए हम लोगों ने कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट फाइंड आउट किया या फिर हम लोगों ने कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट कंसिडर किया, वो हम लोगों को देखना है। एंड वी यूज्ड कार्बन 12, ठीक है। वी यूज्ड व्हाट? तो कार्बन 12। याद रखो, कार्बन का एटॉमिक मास रहता है 12 यूनिट्स और 12 यूनिफाइड मास, ठीक है। तो हम लोगों ने कार्बन 12 यूज किया, बट कार्बन 12 का जैसे अभी मैंने बोला, कार्बन 12 का मास कितना रहता है? सो 12U, ओके। बट हम लोगों ने जैसे अभी देखा था, कभी भी मेजरमेंट करते वक्त हम लोगों को एक स्टैंडर्ड यूनिट लगता है, ठीक है। इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 1, ठीक है। तो ये जो है हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज 1/12 ऑफ कार्बन 12, ठीक है। अगर मैं इसको 1/12 ले रहा हूं तो अगेन आई विल यूज 1/12 ओवर हियर, ठीक है। एंड ये 12 एंड ये 12 कैंसल आउट होके आई विल फाइनली गेट 1 यूनिट, ओके। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या देखा था? मास ऑफ 1 प्रोटॉन, एंड मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना रहता है बच्चों? तो 1.67 into 10⁻⁻27 kg, विच इज रियली स्मॉल एंड वी रिक्वायर अ स्मॉल क्वांटिटी टू मेजर इट, ठीक है। तो हम लोगों ने कौन सी स्मॉलर क्वांटिटी यूज की? तो हम लोगों ने यूज की कार्बन 12, एंड कार्बन 12 का अगर हम लोग एटॉमिक मास देखोगे तो कितना था? तो इट इज 12.000 यूनिट्स। बट अगेन स्टैंडर्ड अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो कौन से रेंज में रहना चाहिए बच्चों? तो इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 1, एंड इसे 1 के रेंज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? 1/12। सो 1/12 से अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट 1 यूनिट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोग इसको स्टैंडर्ड वेइंग मशीन में तो यूज़ नहीं कर पाएंगे। डे टू डे लाइफ में हम लोग जो क्वांटिटीज यूज़ करते हैं वो इन द रेंज ऑफ किलोग्राम्स रहती है, बट ये जो क्वांटिटी है इट इज़ इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻27 किलोग्राम्स, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो हम लोगों के पास टास्क था कि इसे मेजर कैसे करें, ठीक है। तो इसे मेजर करने के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बनाया विच इज कॉल्ड एज मास स्पेक्ट्रोग्राम, सॉरी, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ओके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो इट इज अ टेक्निक और इट इज अ वेरी ह्यूज एंड वेरी एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट विच वी यूज टू मेजर द मास ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब लकीली हम लोगों को हमारे पूरे सिलेबस में, मतलब 11th और 12th के पूरे सिलेबस में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअल में रहती क्या है वो देखने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही ध्यान में रखेंगे कि एटम्स का मास मेजर करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं या फिर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके। नाउ आई विल टेल यू सम इम्पॉर्टेंट एटॉमिक मासेस विच आई थिंक यू शुड रिमेंबर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो दिए ही रहते हैं, ठीक है। सो पहले हम लोग एलिमेंट्स के नाम लिख देते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम,
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ओके, तो ये पहले 10 एलिमेंट्स हो गए। सिमिलरली उसके आगे भी 10 एलिमेंट्स में लिख देता हूँ। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले 20 एलिमेंट्स लिख दिए। अब इनके आगे मैं उनके एटॉमिक मास लिखने वाला हूँ। अब याद रखो, इट इज़ प्रेजेंट इन यूनिट्स, ठीक है, और यूनिफाइड मास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास रहता है 1, हीलियम इज 4, लिथियम इज 7, बेरिलियम इज 9, बोरॉन इज 11, कार्बन इज 12, नाइट्रोजन इज 14, ऑक्सीजन इज 16, फ्लोरीन इज 19, नियॉन इज 20, सोडियम इज 23, मैग्नीशियम इज 24, एल्यूमिनियम इज 27, सिलिकॉन इज 28, फॉस्फोरस इज 31, सल्फर इज 32, क्लोरीन एक स्पेशल कैटेगरी में आता है, ये तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। सो इट इज 35.5, आर्गन इज 36, पोटेशियम इज 39 एंड कैल्शियम इज 40। ओके, सो दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट एटॉमिक मासेस, ठीक है, एंड बाय यूजिंग दीज एटॉमिक मासेस वी कैन फाइंड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास। सो लेट्स कैलकुलेट सम मॉलिक्यूलर मासेस। Now let's begin with a simple molecule of HCl, ठीक है, एक सिंपल मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ HCl। अब HCl में अगर नोटिस करोगे तो एक तो हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मैंने यहाँ पे लिखा ही था, इट इज 1, ठीक है। उसके साथ HCl में क्लोरीन भी प्रेजेंट है, एंड क्लोरीन का मास कितना है बच्चों? तो क्लोरीन इज 35.5, सो 35.5, सो दीज टू विल एड अप टू गिव 36.5। ओके, सो मास ऑफ HCl इज 36.5। सिमिलरली और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, मास ऑफ H2SO4, एक बड़ा मॉलिक्यूल लेके देखते हैं H2SO4। अब H2SO4 के केस में अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, बट सिर्फ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या बच्चों? ना, इट इज 2 into 1 मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहने की वजह से हम लोग 2 into 1 करेंगे। उसी के साथ यहाँ पे एक सल्फर प्रेजेंट है, एंड सल्फर का मास अगर नोटिस करोगे इट इज 32, सो 32 प्लस ऑक्सीजन 4 है, एंड 4 और एक ऑक्सीजन का मास रहता है 16, तो 4 into 16। सो इफ वी विल एड अप ऑल दिस नंबर, आई थिंक वी शुड गेट 98। सो मास ऑफ H2SO4 इज 98। ओके, सो और एक एग्जांपल लेके देखते हैं HNO3। नाउ इन केस ऑफ HNO3 अगेन हाइड्रोजन इज 1, नाइट्रोजन इज 14, ऑक्सीजन इज 3 into 16, ठीक है। अगेन 1 plus 14 plus 48, ओके, प्लस 48। सो इन तीनों नंबर्स को अगर तुम लोग ऐड करोगे तो यू शुड गेट 16.3, ठीक है। सो आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस, दैट व्हाट आई एम डूइंग। नाउ लेट्स टेक अ बिगर नंबर, ठीक है, एंड C6H12O6 का एग्जाम्पल लिखते हैं। C6H12O6 इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज और एल्स फ्रुक्टोज, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे अगर नोटिस करोगे कितने कार्बन आइटम्स है? 6, एंड एक कार्बन का मास कितना होता है? 12, तो 6 into 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 12, तो 12 और एक हाइड्रोजन का मास रहता है 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? तो 6, तो 6 into 16, सो वी विल गेट 72 प्लस 12 प्लस 96, एंड व्हेन वी विल ऐड दीज वी विल गेट 180। ओके, so mass of glucose molecule is 180। now अगर तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा तो मैं यहाँ पे कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उनका तुम लोगों को मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करके आना है। ओके, सो H2S, HBr, H3PO4, C2H5OH, CH4, SiO2, P2O5, P3S4। ओके, सो ये एग्जाम्पल से कुछ इनके तुम लोग मॉलिक्यूलर मासेस खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करना, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।